बीकॉम थर्ड ईयर के ऑनर्स पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। ये तीसरा वीडियो है। अभी तक जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने करवाया है। पहले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी करवाए हैं, दूसरे वीडियो में मैंने एग्जांपल्स ही करवाए हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको सॉल्व इलस्ट्रेशन करवाऊँगा। आपको सॉल्व इलस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँगा जो आपकी बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से तो आने वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैं व्हाइट बोर्ड पे बताऊँगा वो आपको समझने में और आसानी होगी। हालाँकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप खुद से भी जो आपके बुक्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेशन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। आप जब बुक खरीदेंगे तो आप बुक ले लेना एम.एल. अग्रवाल का और के.एल. गुप्ता का, ठीक है। एम.एल. अग्रवाल और के.एल. गुप्ता का बुक आपको लेना है और उस बुक का ही इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ठीक है। एम.एल. अग्रवाल और के.एल. गुप्ता, ठीक है ना। आपको ये बुक परचेज़ कर लेना है मार्केट से और अपनी तैयारी घर बैठे करते रहना है, ठीक है। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप आसानी से अपनी तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2014 माह के कोयले की खान के निम्नलिखित विवरण परिव्यय तैयार करें। मतलब कॉस्ट शीट आपको तैयार करना है। ये आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं, आप कोयला निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोयला निकाल रहे हैं। किससे? खान से, ठीक है। तो खान से कोयला निकाल रहे हैं मतलब आप कोई कच्चा माल नहीं खरीद रहे हैं और न बना रहे हैं, आप कोयला निकाल रहे हैं। तो ये कोयला निकालने का काम ही आपका मुख्य काम है। कोयला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अंडरग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं उसका और जो सरफेस में काम कर रहे हैं उसका, यही तो मुख्य खर्चा है आपका। बाकी जितने भी खर्चे हैं वो आपके ओवरहेड में काउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ गए। तो जो आपका मुख्य खर्चा है वो ये है, जो अंदर वेजेज है, जो मजदूर लगे हैं ना, वही आपका मुख्य खर्चा है, प्राइम कॉस्ट है। इसके बाद जितने भी खर्चे आपके लग रहे हैं वो सब ओवरहेड में आएंगे। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे और जो ऑफिस से रिलेटेड है वो ऑफिस ओवरहेड में आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आइए समझते हैं। जब आप बनाएंगे तो ये आपका मुख्य खर्चा हो गया, अंडरग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका और जो सरफेस में काम कर रहे हैं उनका, ठीक है। ये आपका मुख्य काम है, यही लोग प्राइम कॉस्ट में आएंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से कोई खर्च की ज़रूरत नहीं है आपको, बस लेबर लगा दीजिए, कोयला निकल जाएगा आपका खान से और काम हो जाएगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी आपको फैक्ट्री में अगर ये काम करवा रहे हैं तो फैक्ट्री बनाना पड़ेगा आपको, कुछ फैक्ट्री से संबंधित खर्च करने पड़ेंगे। ऑफिस अगर आपका है तो ऑफिस से संबंधित खर्च करना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग का काम करते हैं तो सेलिंग से संबंधित भी कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग ओवरहेड आपके जुड़ेंगे। लेकिन जो प्राइम खर्चा है जिससे आपका कोयला निकल जाएगा खान से, वो सिर्फ लेबर लगा दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए लेबर ही आपका प्राइम खर्चा है। बाकी सब जितने भी खर्चे हैं ये सब लेबर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये सब इनडायरेक्ट है। इसलिए हम लोग इसको ओवरहेड में काउंट करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको ओवरहेड में काउंट करेंगे। जैसे कोयला तो निकल गया, मेरा मुख्य काम हो गया, मजदूर लगाए, कोयला निकल गया। अब हम कुछ मरम्मत करवा रहे हैं, ये आपका ओवरहेड है। इमारती लकड़ी खरीद रहे हैं, ये आपका ओवरहेड है। रॉयल्टी आप दे रहे हैं, ये आपका ओवरहेड है। रॉयल्टी एंड एवं मार्ग गमनाधिकार है ना, ये आपका क्या है? ओवरहेड है। अस्पताल स्टेबल एक्सपेंसेस है, ये आपका ओवरहेड है। स्टोर है, स्टोर में आप कोयला रखते हैं, स्टोर का खर्चा है, ये ओवरहेड है। कोयला निकालना ही मुख्य काम है, बाकी जितने खर्चे हैं वो सब ओवरहेड में काउंट आएंगे, ठीक है। रेंट है, रेट्स है, डिप्रिसिएशन है, कुछ खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, ये सब भी आप जोड़ देंगे बाद में ओवरहेड के रूप में। तो ये सारे के सारे खर्चे जोड़ने के बाद आपके पास टोटल आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है। हालांकि यहाँ पर क्या करना है, 500 टन आप कर रहे हैं तो प्रति यूनिट निकालने के लिए जितना भी खर्चा है उसमें 500 से आपको डिवाइड करते चलना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, मजदूर लगा देंगे और हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। आपको पता है कि सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम लोग ऑफिस कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम लोग जाते हैं सेलिंग वाले लोगों के पास तो सेलिंग कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट निकालने के बाद हम इसको बेच देते हैं, ठीक है। तो हम कोयला अगर निकाल रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है हमारा जो प्राइम है, प्राइम फैक्टर क्या है? मजदूर, ठीक है। वहाँ पे कोयला निकालने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल, रॉ मटेरियल कब आप यूज़ करते हैं? जब आपको कोई प्रोडक्ट बनाना होता है। यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा है, ये कोयला निकालने का ही एक मुख्य प्रक्रिया है, ये बिजनेस है।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ खर्चे हो गए हैं, आप बुक्स ले लीजिएगा तो आपको वहाँ समझ में आता रहेगा, जब आपके सामने बुक होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अंडरग्राउंड का खर्चा है वेजेस का, सरफेस पे सब वेजेस हैं, मजदूर लगे हैं अंदर में और बाहर में, ठीक है। ये दोनों आपका प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, मतलब कोयला निकालने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो कोयला निकालने, अंदर से बाहर तक निकालने की प्रक्रिया ही आपका प्राइम कॉस्ट है। बाकी जितने खर्चे होने हैं सब ओवरहेड में काउंट होंगे। अब जितने भी खर्चे आपको दिख रहे हैं इसमें 5-500 से डिवाइड करते चलेंगे और आपका पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा पर टन के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा आएंगे वर्क एक्सपेंसेस में, सारा खर्चा एक साथ ही दिया रखा है। यहाँ देखिए वर्क एक्सपेंसेस ऑलरेडी सब एक साथ करके रखा है, तो आप भी उठा के सीधे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी खर्चे हैं उसको सबको ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करने के बाद आपके पास जो टोटल खर्चे आएंगे वो आएंगे भाई 19,775 रुपये। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जोड़ लीजिए, सारा का सारा आपको एक साथ दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा एक साथ दिया है, सबको एक साथ ही आप लिख दीजिए 700 रुपया और टोटल कॉस्ट आपका निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपकी किताब में हैं, आप चाहें तो आप क्वेश्चन को इसको देख के खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपका, कहता है एक कारखाना एक्स वस्तु का उत्पादन करती है। ये कोई एक्स नाम का कोई वस्तु है जिसका ये उत्पादन करती है। आप निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2014 को समाप्त अवधि का लागत पत्र ज्ञात करें, ठीक है। आपको क्या करना है, लागत पत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे प्राइम कॉस्ट, और आप वस्तु का उत्पादन करते हैं तो मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगा और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, सबको जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद अब बारी आएगी ओवरहेड की, तो फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ दीजिए, फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। ऑफिस का ओवरहेड जोड़िए, ऑफिस कॉस्ट निकल जाएगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड जोड़िए, आपका सेलिंग खर्चा निकल जाएगा, सेलिंग कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मटेरियल से, ठीक है। तो मटेरियल में क्या क्या दिया है, आपको सारा मटेरियल एक साथ दिया है नहीं, यहाँ देखिए कहता है मटेरियल आपके पास था, फिर परचेज किया, फिर आपने उसमें से कुछ मटेरियल बचा लिया, तो आप इसको जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, बाकी आपका मटेरियल निकल जाएगा। फिर उसमें प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब जो माल बना रहे हैं इसको डायरेक्ट वेजेस कह सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे। अदर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये खर्चे हैं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब उस प्रोडक्ट के उत्पादन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप इसको जोड़ देंगे। तो ये तीनों आपको जोड़ देंगे तो मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल, कंजम्पशन, प्रोडक्टिव वेजेस हो गया, और यही माल बनाने में कुछ खर्चे हैं डायरेक्ट है, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। आइए सबसे पहले कॉस्ट शीट का नमूना बनाएंगे इस तरीके से। कॉस्ट शीट लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग, ईयर एंडिंग आप लिख लेंगे, जो भी पीरियड एंडिंग है आपका जो किताब में दे रखा है वो लिखिए। ऊपर में लिख दीजिए प्रोडक्ट का यूनिट कितना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 1500 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, अवधि में उत्पादित की जा रही है 1500 यूनिट प्रोडक्ट, 15,000 यूनिट प्रोडक्ट। आपको बस ऊपर में 15,000 लिख देना है। अब सबसे पहले मटेरियल को सेट करिए, चूँकि आपके पास कुछ मटेरियल था, फिर कुछ आप खरीदे, कुछ आप बचा लिए। टोटल मटेरियल का जो खर्चा है वो 1,75,000 है। आपने इसमें वेजेस लगाया 50,000 का, अदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगाया जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, तो फाइनली टोटल जो खर्चा आएगा 2,33,000 आपका खर्चा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये 2,33,000 आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। कैसे कैसे आया, तो मटेरियल का खर्चा हमने जोड़ा, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब मटेरियल को बनाने में जो लोग लगे हैं उसको प्रोडक्टिव वेजेस कहा जाता है या डायरेक्ट वेजेस कहा जाता है, आपको उसको जोड़ना है। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो माल के मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कह दिया कि मैन्युफैक्चर से ही रिलेटेड है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका हो गया। टोटल को जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया। पर यूनिट आप हिसाब से निकालते जा सकते हैं, आप इसमें से भाग लगाते चलिए, ये आपका निकलता चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आगे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। आपको पैसे नहीं दिए गए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में आपको नहीं दिया गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड है कितना, लेकिन आपको कुछ बताया गया, उसको पढ़िए। कारखाना उपरिव्यय उत्पादक मजदूरी का 80% है। आपके पास अमाउंट भले नहीं है, लेकिन आपको बता दिया है कि अमाउंट कहाँ से लेना है। तो ये प्रोडक्टिव वेजेस जितना है ना 50,000, इसका 80% आपको लेना है कारखाना ओवरहेड में। बहुत ईजी, बहुत आसान, बहुत प्यारा। तो 80% लीजिएगा तो ये 40,000 होगा। तो मतलब ये है कि आपका जो
फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 40,000 का, ठीक है। फिर आप इसको ऐड कर लेंगे तो इसको फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे या वर्क कॉस्ट कहेंगे, दोनों एक बात है। समझ रहे मेरी बात को। अब चलते हैं ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑफिस के लिए क्या कहा है, ऑफिस का कोई अमाउंट दिया है नहीं दिया है, लेकिन ऑफिस के बारे में कहा है कार्यालय ऊपरी व्यय कारखाना ऊपरी व्यय के 75% के बराबर है। अब भाई ये कारखाना ऊपरी व्यय कितना है, तो कारखाना ऊपरी व्यय माय डियर ये है आपका कितना 40,000, ठीक है। ये 40,000 इसका 75%, तो 40,000 का जब आप 75% निकालेंगे तो 75 भागे 100 होगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 कहीं 4, 30,000 रुपया आपका आ गया ऑफिस कॉस्ट, ठीक है। आपको ऑफिस कॉस्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको बताया है कि मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, वहाँ से इतना परसेंट उठा लो, ठीक है। यही तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड है। तो ऑफिस ओवरहेड हमने निकाल लिया। ऑफिस ओवरहेड निकालने के बाद ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप टोटली ऐड कर देंगे 15,000 यूनिट का 3,03,000 रुपया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया है कि आपके पास कुछ फिनिश्ड गुड्स ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास 1500 का निर्मित प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1500 का प्रोडक्ट सॉरी यहाँ देखिए, अवधि के प्रारंभ में हस्तगत निर्मित इकाइयाँ, मतलब आपके पास जो पहले से तैयार माल है, तो ये तो अभी तैयार किया आपने, ध्यान से देखिए, ये माल तो अभी आपने तैयार किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये माल आपका टोटल अभी यूनिट प्रोडक्ट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा आपके पास ऑलरेडी 10,000 का माल पहले से मौजूद है, और आप क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ माल वापस रख ले रहे हैं, मतलब उसको यूज में नहीं ला रहे हैं। अब ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको क्या कहते हैं, बिक्री एवं वितरण ऊपरी व्यय बिक्री लागत प्रति इकाई इतना के हिसाब से करना है। अवधि के प्रारंभिक हस्ताक्षर निर्मित 500 यूनिट जिसका मूल्य 10,000 रुपया है, ठीक है, आपको रखना है, ठीक है ना। 500 यूनिट आपको 10,000 रुपया है, वो आपको प्रारंभ में मौजूद है, ठीक है, उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ, तो ये आपका हो गया भाई, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि 3,03,000 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। उसके अलावा आपके पास जो है इसमें 10,000 रुपया का माल ओपनिंग स्टॉक पहले से मौजूद है जो तैयार है, ठीक है, आपने इसको जोड़ लेना है। अब इसमें समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहाँ तक आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 2,20,000 रुपया पर यूनिट, ठीक है। अब समझते हैं। अब क्या कहा है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ आपको गुड्स को रखने हैं 20 रुपया 20 पैसे के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो हम लोग फिर से समझते हैं, यहाँ तक समझने का प्रयास करिए, उसके बाद फिर आगे मैं समझाता चलता हूँ। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि आपको मटेरियल का खर्चा कैसे निकाल लेना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज आपने किया है, क्लोजिंग बचा लिया है, रॉ मटेरियल, ध्यान से समझ, रॉ मटेरियल जिससे स्टार्ट करेंगे माल बनाना और उसमें मजदूर लगा देंगे, कुछ खर्च कर देंगे तो माल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइम कॉस्ट है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक में ये हो गया मटेरियल का खर्चा, और ये प्रोडक्टिव बेसिस है, और कुछ मैन्युफैक्चर से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं, सबको जोड़ देंगे तो आपका ये प्राइम कॉस्ट निकल गया। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद यहाँ जो फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में कहा है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में ये कहा है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस है कितना भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ भी लिखा है 50,000। 50,000 का 80% हम निकालेंगे और ये 40,000 होगा। इधर हम पर यूनिट के हिसाब से निकालते चलेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या की बात है नहीं। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। ऑफिस ओवरहेड के बारे में जहाँ तक सवाल है तो इसने कहा है कि 75% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क ओवरहेड कितना है आपका, वर्क ओवरहेड कितना है, तो वर्क ओवरहेड है आपका ये 40,000। 40,000 का 75% आपका ऑफिस का खर्चा है, ठीक है। तो इसका 75% निकालिएगा तो 30,000 रुपया है। फाइनली जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, ऑफिस का खर्चा जोड़ने के बाद फाइनल आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उसमें सारे खर्चे जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। अभी तक आप 1500 यूनिट लेके 15,000 यूनिट लेके काम कर रहे हैं, जिसका खर्चा आपका 3,03,000 रुपया। जब आप इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 रुपया 20 पैसे के हिसाब से आपका टोटल पर यूनिट के हिसाब से आएगा, ठीक है। 20 रुपया 20 पैसा कर लीजिएगा, ये आपका पर यूनिट अभी तक हिसाब बन रहा है। अब इसमें कहा है कि पहले से कुछ तैयार माल आपको रखा है, तो उस तैयार माल को ऐड कर लीजिएगा। 500 तैयार माल है जिसका कीमत 10,000 रुपया है, ठीक है, पहले से है।
अब इसने कहा है कि जो माल आपने तैयार करा है अभी, उसमें से 1500 माल आप बचा लीजिए, मतलब यूज़ मत कीजिए, मत बेचिए। तो जो पहले से शुरू से तैयार है पुराना माल, हमने उसको ऐड कर लिया। तो 1500 यूनिट में 500 यूनिट का सामान और हमने ऐड किया, और इधर 3,03,000 का खर्चा में से 10,000 का खर्चा और हमने ऐड किया। तो हमारा जो फाइनल 2000 यूनिट का जो खर्च पड़ रहा है, 15,500 यूनिट का, सॉरी 15,000 प्लस 500, 15,500 यूनिट का जो खर्चा है वो 3,13,000 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें कहा है कि जो आपने माल तैयार करा है उसमें से आप 1500 यूनिट का माल आप रख लीजिए। तो हमारे पास जो 15,000 यूनिट का टोटल खर्चा हमारे पास कितना है, 3,03,000। 15,000 यूनिट में से हमको 1500 यूनिट निकालने हैं। तो सबसे पहले 15,000 यूनिट में से 1 यूनिट का आपको खर्चा निकालना है। तो 3,03,000 में 15,000 से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 20 रुपया 20 पैसा। अब इसको एक यूनिट का हो गया, और आपको बचाना कितना है, 1500 यूनिट। तो 1 यूनिट का 20 रुपया 20 पैसे को 1500 यूनिट से जब गुना कर देंगे तो 30,300 रुपया होगा। ठीक है, ये फाइनली माल है जिसको आप बेचोगे। ठीक है ना, कैसे बेचोगे, इतना माल आपने तैयार करा पहले, अभी इतना माल ऑलरेडी जो तैयार है वो उठा लिए, अब इसमें से इतना माल हम बचा लिए, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और ये 1500 वाले को घटा देंगे। अब हमारे पास 14,000 यूनिट का जो खर्चा है वो 2,82,700 है। ठीक है, अब 2,82,700 में अभी जो आपका खर्चा पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, तो 14,000 से 2,82,700 में आप 14,000 से डिवाइड करो। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो खर्चा हो रहा है 20 रुपया 192 पैसा। यहाँ पर पॉइंट है भाई, या पॉइंट लेकर चलना। ठीक है, 20 रुपया 192 आप 8, तो 193 मान लीजिए इसको है, यहाँ पर गलत लिखा है, 19 पॉइंट लिखा रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 20.193 है, समझ रहे हैं। अब आगे समझिए क्या कहता है। अभी तक आपने माल तैयार किया है, बेचने के लिए आपका माल रेडी है, जिसमें कुछ पुराने आपने ऐड कर दिए और कुछ जो अभी बनाए हैं उसको बचा लिए हैं। ठीक है, अब इसमें कहता है कि आपका जो खर्चा है सेलिंग का, आप सेलिंग करने जाओगे तो सेलिंग वाला पैसा लेगा। सेलिंग का जो ओवरहेड है वो कहता है कि जितना माल आप सेल करोगे उसका 2.5 रुपये के हिसाब से हम पैसा ले लेंगे। तो 14,000 माल का 2.5 के हिसाब से आपका 35,000 रुपये बनता है। तो 35,000 आप उसे दे दीजिए सेलिंग वाले को ओवरहेड के रूप में। अब आपके पास जो टोटल खर्चा आ गया वो आ गया 3,17,700। ठीक है, यहाँ तक जो माल आपने तैयार करा वो माल आपने बचाया वो घटा दिया, यहाँ से 14,000 माल को आगे हमने बढ़ाया। सेलिंग वाला कह रहा है कि मुझे भी पैसा चाहिए, तो उसका भी खर्चा हमने 35,000 जोड़ा। अब जो माल हम बेच रहे हैं उसका फाइनल कीमत हमारा 3,17,700 का है। अब इसने कहा है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 4,23,600 है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस के लिए ऊपर में देख लीजिए कहीं पर कोई चर्चा है क्या, सेलिंग प्राइस नहीं, कहीं पर चर्चा नहीं। लेकिन आपको ये कहा है कि जो लाभ निकालना है वो विक्रय पर 25% निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ समझिए इस बात को कैसे निकाला। ये इसने कहा है कि आपके पास तो कॉस्ट निकल गया है भाई, टोटल कॉस्ट आपका है 3,17,700। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, 3,17,700, 14,000 यूनिट का आपका खर्चा है। ठीक है, 14,000 यूनिट कैसे हुआ, तो हम बना रहे थे 15,000 यूनिट, जिसमें से 500 यूनिट हमने ऐड करा पुराना वाला, तो ये हो गया 15,500 यूनिट का हम आपका कॉस्ट शीट। लेकिन आपने इसमें से 1500 यूनिट बचा लिया है, तो आपका जो यूनिट टोटल खर्चा हो रहा है जिसको आप आगे बढ़ाए हैं वो 14,000 यूनिट है। यहाँ तक समझ गए भाई। अब हमको निकालना है 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखिए कि आपके पास सेलिंग प्राइस है नहीं, आपके पास है कॉस्ट प्राइस। तो अगर 25% ये सेलिंग प्राइस 25% ज़्यादा है ना, इससे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये जो है ये अपनी जगह पर 75% है, तो ये 75% है और आपको प्रॉफिट निकालना है 25%। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो खर्चा है उसमें 75% से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा प्रॉफिट 1,05,900। अब आप कॉस्ट में इस प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, इसको आप अपने से बनाइए और बनाने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। ये एग्जाम्पल है, सॉल्व किया हुआ है, आप समझने का प्रयास अगर करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इसमें बनाना क्या है, आपको बनाना है प्रयुक्त मटेरियल दिया है, कॉस्ट शीट आपको बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, कॉस्ट शीट बनाना है। आपको ऑलरेडी प्रयुक्त मटेरियल दे दिया है भाई, मेरे समझना, प्रयुक्त मटेरियल दे दिया है, मटेरियल को उठाइए, बेसेस लगाइए और कुछ खर्चा अगर हो रहा है डायरेक्ट वे में तो वो ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा।
तो इसको छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे सीधे प्राइम कॉस्ट हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हम मटेरियल को खर्चा निकालेंगे, डायरेक्ट वेज जोड़ेंगे और ये हमारा फाइनल प्राइम कॉस्ट निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क ओवरहेड जोड़ेंगे। वर्क ओवरहेड में आपको कहा है कि आपके फैक्ट्री में मशीन काम कर रहा है 4000 आवर। ठीक है, कितना, 4000 आवर आपकी फैक्ट्री में मशीन काम कर रहा है, कितना, 4000, और इसका 1 आवर का कीमत 8 रुपया। तो टोटल आपको फैक्ट्री में जो खर्च लग रहा है वो 32,000 का खर्चा लग रहा है। तो अभी तक आपका 1,28,000 का प्राइम कॉस्ट है और 32,000 का वर्क ओवरहेड हो गया। तो फाइनली टोटल मिलाकर जो वर्क कॉस्ट हुआ 1,60,000 का हुआ। ठीक है, पर यूनिट आप निकालते चलिए। इसके बाद कहता है कि ऑफिस ओवरहेड जो है वो 10% है वर्क कॉस्ट का। तो ये वर्क कॉस्ट आपका 1,60,000 है, इसका 10% 16,000 हुआ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो माल आप तैयार कर रहे थे वो तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें जितना बेचिएगा उसके हिसाब से आपको खर्चा लगेगा। समझ गए मेरी बात को। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका है वो टोटल है 8,000 यूनिट। 8,000 यूनिट आप चाहें तो इसको यहीं पर ऐड कर लीजिए, और या चाहिए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपने माल बना लिया, अब उसको बेचने की बारी है। तो बेचना अलग अलग तरीके से भी हो सकता है जितना माल आपने तैयार करा है उतना आप सेल ना करो, तो प्रॉफिट भी जितना आप बेच रहे हैं उसी के हिसाब से लगेगा। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को हम अलग कर लेते हैं, और जब बेचने जाएंगे कितना का सामान है और कितना हम बेच रहे हैं ये तुलना हम कर लेंगे, हमको प्रॉफिट का पता चल जाएगा। समझे। अब फिर से आपको समझाया गया यहाँ पर रिवाइज करके कि भाई 8,000 यूनिट हमने बनाया है, ध्यान से देखिए, 1,76,000 में बनाया है, 22 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसा बैठ रहा है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि आप इसमें से 800 यूनिट बचा लेते हैं। आपका खर्चा 1 यूनिट का कितना है, 22 रुपये। 800 यूनिट अगर आप बचा लेते हैं तो आप कितना बचा लेते हैं, 17,600। 17,600 22 रुपये के हिसाब से आप बचा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप 7200 यूनिट को आप बेच रहे हैं 1,58,400 में। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहीं पर नहीं था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कहीं पर कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है। ठीक है, इसमें बस ये बताया कि आप 8,000 सामान बना रहे हैं, 7200 सामान बेच रहे हैं। तो 8,000 सामान बना रहे हैं, 7200 सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 800 सामान आप नहीं बेच रहे हैं। 8,000 बना रहे हैं, 7200 बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 800 सामान नहीं बेच रहे हैं। तो एक सामान की कीमत आपकी है 22 रुपया, और 800 सामान नहीं बेच रहे हैं तो 17,600 आप नहीं बेच रहे हैं, तो उसका कॉस्ट हटा दीजिए। ठीक है, अब जितना बेच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना भाई। तो उसके बाद खर्चा लग रहा है, खर्चा में कहा है कि आप 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हम पैसा लगाएंगे। तो भाई मेरे 7200 का 25 पैसे पर यूनिट के 75 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पैसा निकालिए, तो आपका टोटल आएगा 5400। अब 5400 आपने सेलिंग का खर्चा जोड़ा। ठीक है, ध्यान से समझिए, 8,000 बनाया, 800 बचाया और 7200 बेच रहे हैं। 7200 जो बेच रहे हैं उसमें 7200 यूनिट में 75 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपका सेलिंग का खर्चा है। तो 7200 को 75 से गुना कर लीजिए, मैं भी चेक कर ले रहा हूँ भाई। 7200 गुने 75 पैसे, सही है, 5400 रुपया, बिल्कुल सही है। तो 5400 रुपया आपका ये सही है, यहाँ ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। अब प्रॉफिट की जहाँ तक बात है तो प्रॉफिट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सेलिंग के बारे में चर्चा। आपने जो 7200 बेचा है ना वो 25 रुपये के हिसाब से बेचा, मतलब 1,80,000 में बेचा। अब आपको प्रॉफिट खाली है, तो आप ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल आपको दिया है 1,63,800, आपका आपने जो सेल किया 1,80,000 में, तो भाई आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 16,200। ठीक है, ये बैलेंस कर लेंगे। 1,63,800 का सामान है, आपने बेचा है 1,80,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16,200। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप बस किया जाए। आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसे लीजिए, प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए, और जो जो चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास करिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स बॉक्स का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कमेंट्स जो भी आप करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करते रहेंगे इस सीरीज़ को, बस आपका साथ, आपका विश्वास बना रहे। ठीक है, चैनल के साथ। बाय, टेक केयर।